सो ओके चिल्ड्रन, आई एम डॉक्टर रमेश फॉर एलकेजी नीट बायोलॉजी। और मैंने आपको हार्मोन्स के बारे में मैं बता रहा था। थाइमस के बारे में मैंने आपको बता दिया था। आज मैं आपको एड्रिनल ग्लैंड्स के बारे में बताता हूँ। एड्रिनल ग्लैंड इज ए कैप शेप्ड स्ट्रक्चर लोकेटेड एट दी, मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। व्हाट इज एड्रिनल ग्लैंड एंड वेयर इज इट लोकेटेड, ये आपको मालूम होना चाहिए। किडनीज को आप जानते हैं? किडनीज, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द किडनीज। किडनीज देखिए यूं होते हैं, देयर आर टू किडनीज लाइक दिस। ये किडनी है और किडनी के अपर पोल पे एक कैप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, दिस स्ट्रक्चर, दिस इज किडनी। लोकेशन याद कर लीजिए, ये किडनी है और किडनी के ऊपर ये ग्लैंड जो होती है, दिस इज नोन एज एड्रिनल ग्लैंड। क्योंकि ये किडनी के अपर पोल पे है, इसलिए इसे हम सुप्रारीनल भी बोलते हैं, सुप्रारीनल ग्लैंड। ठीक है, adrenal gland is also called as suprarenal gland because it lies on the superior pole of the kidneys. Now अगर हम एड्रीनल को काट देते हैं, काटने के बाद में अगर एड्रीनल ग्लैंड हम इसका क्रॉस सेक्शन करते हैं तो एड्रीनल कुछ यूं मिलेगी आपको। इट हैज एन इनर मेडुला, ये इनर मेडुला, दिस इज मेडुला, द इनर पार्ट इज कॉल्ड मेडुला। ठीक है, एंड जो आउटर पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड कॉर्टेक्स। ये पढ़ लीजिए, दिस इज एड्रीनल ग्लैंड, ये एड्रीनल ग्लैंड है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। ना जो इसका कॉर्टेक्स होता है, ये कॉर्टेक्स है, इट हैज 3 लेयर्स, 1 लेयर, 2 लेयर एंड 3rd लेयर। अगर मैं इसको अलग अलग कलर से बनाऊं आपको, तो आप समझ पाएंगे बेहतर ढंग से। एक लेयर ये होती है, ठीक है, दूसरी लेयर ये होती है, तीसरी लेयर ये होती है। ठीक है, तो आपने देखा कि एड्रिनल कॉर्टेक्स हैज 3 लेयर्स। जो आउटर मोस्ट होती है दैट इज कॉल्ड जोना ग्लोमेरुलोसा, जो बीच की लेयर होती है दैट इज कॉल्ड जोना फैसिकुलाटा, और जो इनर लेयर होती है दैट इज कॉल्ड जोना रेटिकुलरिस। ठीक है, सो यू सी, यू फाइंड हियर एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड को जब आप देखते हैं तो अंदर की तरफ आपको ये मेडुला मिलता है, ये मेडुला, दिस इज कॉल्ड मेडुला। और जो आउटर मोस्ट लेयर, ये पूरी की पूरी है, दिस इज कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स हैज 3 लेयर्स, द आउटर मोस्ट इज जोना ग्लोमेरुलोसा, देन जोना फेसिकुलाटा मिडिल वन, एंड इंटरनल इज। ठीक है, नौ एक एक के हार्मोन्स अलग अलग होते हैं, ये याद रख लीजिए। जोना ग्लोमेरुलोसा से जो हार्मोन निकलता है उसको हम बोलते हैं मिनरल, आप अभी पढ़ेंगे, मिनरेलो कॉर्टिकॉइड्स।
और इसका एक एग्जाम्पल होता है एल्डोस्टेरॉन। सो ये आपसे एग्जाम में पूछते हैं व्हाट इज एल्डोस्टेरॉन, इट इज इसका रोल और एक्शन अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, ये याद रखिए, ठीक है। इसी तरह से जोना फेसिकुलाटा होता है, दिस फॉर्म्स ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, और इसका एक उदाहरण होता है कार्टिसोल, ठीक है। और जो जोना रेटिकुलरिस है, जोना रेटिकुलरिस जो है ये बनाता है मेल एंड्रोजेंस, बोल दीजिए एंड्रोजेंस और मेल हार्मोन्स, एंड्रोजेंस यानी ये सेक्स हार्मोन्स है, ठीक है। तो आप एड्रिनल ग्लैंड को अच्छे से पढ़ लीजिए। और इसमें आपने देखा एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल मेडुला जो होता है, ये एड्रिनल मेडुला है, दिस इज योर एड्रिनल मेडुला, द इनर पार्ट जो एड्रिनल का है, ये बनाता है दो हार्मोन, एपिनेफ्रिन एंड दूसरा जो होता है नॉर एपिनेफ्रिन। इसी को एड्रिनलिन भी बोलते हैं और ये नॉर एड्रिनलिन बोलते हैं। और इन दोनों को साथ में अगर आप मिलाइए तो ये क्या ग्रुप कराता है, कैटेकॉल अमीन्स, ठीक है, क्लियर। फिर से मैं बता रहा हूं, एड्रिनल ग्लैंड इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड विच इज लोकेटेड एट द सुपीरियर पोल ऑफ द किडनी। इट इज ऑल्सो नोन एज सुप्रारीनल ग्लैंड। इट हैज टू पार्ट्स, an outer part and an inner part. The outer part is called cortex, the inner part is called medulla. The medulla secretes epinephrine and norepinephrine, and together they are known as catecholamines. Adrenal cortex has three layers. The outermost is zona glomerulosa, which secretes mineralocorticoids, that is aldosterone is one example. What is aldosterone? Examination में अगर पूछता है, this is nothing but a mineralocorticoid secreted by zona glomerulosa, the outermost layer of the adrenal cortex. Similarly, जो middle layer होती है, that is called zona fasciculata, and that secretes, वो कौन सा हार्मोन बनाती है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। उसका टिपिकल एग्जाम्पल कॉर्टिसोल होता है। सो कॉर्टिसोल इज सिंथेसाइज्ड बाय जोना fasciculata, एंड जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है, दैट इज कॉल्ड जोना रेटिकुलरिस, और वो बनाता है एंड्रोजेंस। क्लियर। Now here I have written the same thing, ठीक है। नो ये याद रखिएगा, आपको फ्लाइट और फियर जब मैंने बताया था कि जब आप बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, यू हैव टू रन अवे, सडनली यू फाइंड एन अनप्लेजेंट सिचुएशन, रात के अंधेरे में सडनली यू फाइंड ए शैडो, मैंने बताया हुआ है। फ्लाइट, फ्लाइट मतलब भाग जाना, और फियर बहुत डर जाना। उस समय कौन सा हार्मोन या कोई भी इमरजेंसी, ऐसी इमरजेंसी कंडीशन में कौन सा होता है, कैटेकोलामीन्स, स्पेशली एड्रिनली। सो उनको हम बोलते हैं इमरजेंसी हार्मोन्स, ठीक है। ये देखिए, दिस इज, so you may be asked a question, which are of the following, ये। और कभी कभी क्वेश्चन जो है बनाने का अंदाज अलग होता है एग्जामिनर्स का, वो पूछ सकते हैं विच स्ट्रक्चर सीक्रेट्स इमरजेंसी हार्मोन्स। तो इसमें दो चीजें उसने पूछ ली कि आपको इमरजेंसी हार्मोन्स मालूम है कौन है, दे आर कैटेकोलामीन्स। कहां से बनता है, एड्रिनल मेडुला से, ठीक है। नाउ व्हाट डू कैटेकोलामीन्स डू, क्या करते क्या है, पाइलो इरेक्शन, पहला एक्शन पाइलो इरेक्शन। व्हाट इज, जिसको आप बोलते हैं ना डर के मारे रोए बाल खड़े हो गए, दैट इज पाइलो इरेक्शन। रेजिंग ऑफ हेयर, जब आदमी बहुत डर जाता है किसी परिस्थिति में तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं ना, दैट इज बेसिकली पाइलो इरेक्शन। स्वेटिंग, को पसीना होने लगता है। मिड्रियासिस, वाइड डायलेटेड प्यूपिल को बोलते हैं मिड्रियासिस, डायलेटेड प्यूपिल, प्यूपिल की साइज बहुत है, क्यों, क्योंकि हमें भागना है, अंधेरा है, रोशनी कम है, तो प्यूपिल डायलेट कर जाती है ताकि ज्यादा लाइट इंटर करे।
ये सब काम कौन कर रहा है? कैटेकोलमिन्स। एंड हार्ट रेट को बढ़ा देता है। आपको बता चुका हूं कि जब हम डर गए, भाग रहे हैं, तो हमारा हार्ट बहुत तेज तेज चलेगा एंड बहुत फोर्सफुल्ली कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ये दोनों काम कौन कर रहा है? एड्रेनलिन कर रहा है। ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है। और जिस समय हम भाग रहे हैं फ्लाइट और फियर सिचुएशन में, व्हाट डू वी नीड? हमें हमारी मसल्स काम कर रही है, हमारा हार्ट तेज चल रहा है, हमारी ब्रीदिंग तेज चल रही है, व्हाट डू वी नीड? वी नीड ग्लूकोज। सीधी सी बात है, हमें ग्लूकोज ज्यादा चाहिए। तो क्या होगा? जो ग्लूकोज कहां से आता है? ग्लाइकोजन, जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है। ग्लाइकोजन इज ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज, ताकि हमें एनर्जी मिलती रहे। ग्लूकोज गिव्स अस इमीडिएट एनर्जी। हमें इमीडिएट एनर्जी कौन देता है? ग्लूकोज देता है। तो ग्लूकोज की मात्रा हमें ज्यादा चाहिए जिस समय फ्लाइट और फियर सिचुएशन है, इमरजेंसी सिचुएशन में, बिकॉज हमें भागना है। तो उसके लिए हमें ज्यादा ग्लूकोज चाहिए, ताकि क्योंकि मेटाबॉलिज्म हो रहा है, उसमें ग्लूकोज लेंगे, एनर्जी जनरेट होगी, एटीपी बनेगा, वही एनर्जी हम यूटिलाइज करते हैं। सो ग्लाइकोजन इज ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज, दैट इज नोन एज ग्लाइकोजिनोलिसिस। ये बढ़ जाता है एड्रेनलिन। आपसे एग्जाम्स में अगर पूछे तो बड़ा सरल सा है याद करने का तरीका कि एड्रेनलिन का क्या रोल है ग्लाइकोजन या ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में। तो सीधी सी बात करिए, एड्रेनलिन ज्यादा ग्लूकोज अवेलेबल कराता है। ज्यादा ग्लूकोज कहां से लाएगा? ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन कराएगा, तो ग्लाइकोजिनोलिसिस, एंड हमें ज्यादा ग्लूकोज मिलने लगा। ग्लूकोज की मात्रा हमारे बॉडी में हमें ज्यादा चाहिए थी, ज्यादा मिलने लगा। ठीक है। इसी तरह से ये क्या करेगा? प्रोटीन को, लिपिड्स को ब्रेक डाउन कराएगा कि भाई तुम वो बनाओ, ग्लूकोज बनाओ, तुम्हारी जरूरत नहीं है इस समय। वी नीड मोर एनर्जी बिकॉज देयर इज एन इमरजेंसी, वी हैव टू रन, हमें भागना है, वी नीड मोर ग्लूकोज। सो लाइपोलिसिस, ब्रेकिंग डाउन ऑफ प्रोटीन, फैट्स, एंड प्रोटियोलिसिस, ब्रेकिंग डाउन ऑफ प्रोटीन टू रिलीज मोर एंड मोर ग्लूकोज। सो दीज आर दी एक्शंस। आपसे अभी कोई फंक्शन पूछे तो आप ये याद कर लीजिएगा, पूरा ये जो है आपके, ये सारे के सारे फंक्शंस कौन कर रहा है? कैटेकोलामिन या इमरजेंसी हार्मोन। कहां से आए थे? एड्रिनल मेडुला से। क्लियर? नाउ एड्रिनल कॉर्टेक्स का आपको बता चुका हूं, इट हैज 3 लेयर्स, आउटर मोस्ट इज जोना ग्लोमेरुलोसा, मिडिल वन इज जोना fasciculata, इनर मोस्ट इज जोना रेटिकुलरिस. Corticoids are produced by zona fasciculata, mineralocorticoids are produced by zona glomerulosa, and androgenic sex steroids are produced by zona reticularis. मैं बता चुका हूं आपको। ठीक। Now corticoids, तो आपने देखा एड्रिनल में जो जोना fasciculata, जो मिडिल लेयर थी, वो क्या बना रही थी? वो बेसिकली कॉर्टिकॉइड्स बना रही थी, कॉर्टिकॉइड्स नाम के हार्मोन्स बना रही थी। और ये कॉर्टिकॉइड्स मेन क्या होते हैं? ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करते हैं, इसलिए दे आर नोन एज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, इसलिए इनको हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं। सो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कहां से आते हैं? जोना फैसिकुलाटा ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स। क्लियर? एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या क्या काम करता है ये याद कर लीजिएगा, आपको ये याद करना है आपको। ग्लूकोनियोजेनेसिस, डू यू नो ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होती है? ग्लूकोनियोजेनेसिस, जब हमारा फैट और प्रोटीन, जो कि नॉन कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इनसे हमें ग्लूकोज बनता है। ठीक है। नॉर्मली ग्लूकोज का सोर्स क्या होना चाहिए? सम कार्बोहाइड्रेट मोइटी, बिकॉज ग्लूकोज C6H12O6, इसी के पॉलीमर, स्टार्च है, सेलुलोज है, दे ऑल आर कार्बोहाइड्रेट्स। मोनोमर, पॉलीमर, डाइमर्स, ये मिलेंगे, मल्टोज वगैरह, फ्रुक्टोज, उनसे हमें ग्लूकोज मिल सकता है, कार्बोहाइड्रेट मोइटी से। लेकिन जब नॉन कार्बोहाइड्रेट, बिकॉज फैट इज ए नॉन कार्बोहाइड्रेट एंटिटी, प्रोटीन इज ए नॉन कार्बोहाइड्रेट, इन दोनों से हम जब ग्लूकोज बनाने लगते हैं तो न्यू, नए तरह से, न्यू मीन्स न्यू, ग्लूकोनियोजेनेसिस, नए नए सोर्सेज से हमारा ग्लूकोज बन रहा है, दिस इज कॉल्ड, इसको प्रमोट करता है ग्लूकोज का। लाइपोलिसिस एंड फैट, ये आप देखिए रहे, इन दोनों को तोड़ रहा है, फैट को तोड़ रहा है, ग्लूकोज बना रहा है, प्रोटीन को तोड़ रहा है, ये बना है। तो लाइपोलिसिस, प्रोटियोलिसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस, वेरी सिंपल टू रिमेंबर, दिस इज द रोल ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। एंड ऑल्सो सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड को कम करता है, ये याद रखिएगा, क्योंकि ये सेल है। अमाइनो एसिड, प्रोटीन इज ब्रोकन डाउन इनटू अमाइनो एसिड। नाउ ये अमाइनो एसिड क्या करते हैं? ये दे आर टेकन अप बाय द सेल, और ये यहां पे जाके प्रोटीन सिंथेसिस मदद करता है, जिसको एसिमिलेशन बोलते हैं, एसिमिलेशन।
तो आपने देखा ये प्रोटीन का ब्रेकडाउन कर रहा है, प्रोटीन को कम करता है। क्यों? क्योंकि यहां आपने देखा प्रोटीन को ही ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज बना रहा है, प्रोटीन का डैमेज कर रहा है, यहां अमाइनो एसिड को अंदर नहीं आने दे रहा है, यानी प्रोटीन बनने नहीं दे रहा है। सो इस तरह से मिला करके आपने देखा कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड दे आर बेसिकली कैटाबॉलिक हार्मोन्स। कैटाबॉलिक मतलब जो हमारे प्रोटीन का लॉस करते हैं, हमारे शरीर को कमजोर करने लगते हैं, वो कैटाबॉलिक करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ ए ग्लूकोकॉर्टिकॉइड दिस इज कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल जो है दिस इज नथिंग बट एन एग्जाम्पल ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। एंड तो हम इनको क्या करते हैं, दे डिक्रीज इम्यून रिस्पॉन्स, ये हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कम करते हैं। एंड दे आर एंटी इन्फ्लेमेटरी। एंटी इन्फ्लेमेटरी मतलब कहीं भी अगर इन्फ्लेमेशन के कारण से हमें स्वेलिंग वगैरह ये हो रही है, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेसेस होते हैं बॉडी में, ठीक है, तो वहां पर हम ये एंटी इन्फ्लेमेटरी, इन्फ्लेमेशन कम करें। इन्फ्लेमेशन आपने पढ़ा होगा चैप्टर जिसमें आपने देखा होगा कि तमाम ब्लड सेल्स जो है वहां पे जा रही हैं, माइग्रेट कर रही हैं, जहां पे हो रहा है इन्फ्लेमेशन हो रहा है, तो उसको कम करते हैं, इन सेल्स के मूवमेंट को कम करते हैं, तो एंटी इन्फ्लेमेटरी है। एंड दे डिक्रीज इम्यून रेस्पॉन्स। ठीक है, ये इम्यून रेस्पॉन्स को कम करते हैं। क्यों? आपने देखा होगा बहुत सी चीजें होती हैं जो जैसे एक मैं आपको उदाहरण समझा रहा हूं आपके सब्जेक्ट से नहीं, ब्रोंकियल एस्थमा। ब्रोंकियल एस्थमा क्या है? हिंदी में इसको दमा की बीमारी आपने सुनी होगी। तो दमा की बीमारी में क्या होता है, दिस इज बेसिकली, इसमें एलर्जिक प्रॉब्लम है, एलर्जिक प्रॉब्लम है। और हम कोई भी पोल्यूटेंट्स, स्मोक वगैरह जो है इनहेल करते हैं, तो हमारे बॉडी में इम्यून रेस्पॉन्स जो है वो एक्सेजरेटेड इम्यून रेस्पॉन्स, हमारी सांस को फूलने लगता है, सांस फूलने लगती है। ब्रोंकियल एस्थमा, एलर्जिक प्रोसेस, इम्यून प्रोसेस एंड सांस फूलने लगी, क्योंकि सारे सांस के रास्ते बंद हो जाते हैं। तो इसमें ये क्या करता है, एंड ये इम्यून रिस्पांस इसको कम कर देगा, तो हमें सांस में आराम मिलेगा। इसलिए ब्रोंकियल एस्थमा में हम ये दवा देते हैं, स्टेरॉइड की दवा देते हैं। एनीवे, सो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आपको इतना ज्यादा नहीं उसमें पूछेगा, आपसे ज्यादातर प्रश्न जो पूछते हैं व्हाट इज कॉर्टिसोल, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं, इनका मेन एक्शन क्या है। सो आप इतना बस याद रखिए कि ये ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रमोट करते हैं, एंड साथ में ये प्रोटीन एंड फैट का ब्रेकडाउन यानी प्रोटियोलिसिस लाइपोलिसिस को करते हैं। दे आर कैटाबॉलिक, एसिमिलेशन यानी प्रोटीन सिंथेसिस को कम करेंगे, बॉडी को छीण करेंगे, दुबला करेंगे, कमजोर करेंगे। दे आर एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड दे डिक्रीज द इम्यून रिस्पॉन्स, दैट इज मोर देन एनफ। एंड कार्टिसोल इन एग्जाम्पल, दे आर सीक्रेटेड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि विच लेयर ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स सीक्रेट्स कार्टिसोल, so it is zona fasciculata. Now mineralocorticoids, aldosterone. Aldosterone is, ये याद रखिएगा, नाम याद रखिएगा, this is important name. Aldosterone is a mineralocorticoid. Aldosterone, this is important. Cortisol is a glucocorticoid, whereas aldosterone is a mineralocorticoid which is secreted by the zona glomerulosa of the adrenal cortex. Where does it act? It acts on renal tubules. This is important. renal tubules, ये याद रखिएगा। और वहां पे आपको renal tubule का मैं स्ट्रक्चर समझा देता हूं कि कैसे होता है। आपने अगर किडनी का स्ट्रक्चर पढ़ा हो, आई डोंट नो कि आपको याद है कि नहीं किडनी के स्ट्रक्चर। नेफ्रॉन्स जो होते हैं उनका स्ट्रक्चर कुछ यूं होता है। ये होता है नेफ्रॉन। किडनी की जो बेसिक यूनिट होती है नेफ्रॉन, जब हम लोग पढ़ेंगे तो ये एफरेंट है यानी ब्लड ला रहा है, ये एफरेंट है जो ब्लड ले जा रही है, ये बाउमेन कैप्सूल कहलाता है, एंड दिस इज ग्लोमेरुलर द टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, ये पूरा। ठीक है, यहाँ से जो आपका निकलता है दैट इज पीसीटी, दैट इज प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फिर लूप ऑफ हेनले आता है, एंड देन डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, ये क्या करता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल,
ये इन पे काम करता है आपका एल्डोस्टेरॉन। साइट ऑफ एक्शन आपको याद होना चाहिए कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स यानी एल्डोस्टेरॉन कहाँ काम कर रहा है, यहाँ पे। और ये क्या करता है, देखिए ये जो ट्यूब्यूल है, अगर ये ट्यूब्यूल के चारों तरफ ब्लड वेसल्स होती हैं, ये ब्लड वेसल्स है, ठीक है। इसमें अगर हमारा फिल्टर होने के बाद में जो यूरिन फॉर्मेशन होता है वो नेफ्रॉन में होता है। तो फिल्टर होने के बाद ब्लड जब जा रहा है तो इसमें जितना सोडियम एंड वाटर है, तो सोडियम और वाटर को ये ब्लड में दे देता है, ब्लड के अंदर डाल दिया। ये यूरिन में नहीं जाएगा, अदरवाइज बाकी सब कहाँ चला जा रहा है, यूरिन में चला जाएगा, ठीक है। सो ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये ट्यूब्यूल जो होती हैं इसकी, वहां से सोडियम एंड वाटर इज टेकन अप इनटू द ब्लड, एंड इसके एवज में क्या करते हैं, ये जो अंदर डाल देते हैं पोटेशियम एंड फास्फोर, PO4, और ये दोनों चले जाते हैं यूरिन में, ठीक है। ये एक्सचेंज होता है। नो ये क्या काम करता है, सोडियम और पानी जब ब्लड में आता है तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है, एंड ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, एंड ब्लड वॉल्यूम बढ़ने से ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। सो ये आपका एक इंपॉर्टेंट एक्शन होता है एल्डोस्टेरॉन का, कि अगर कभी भी बीपी फॉल करता है, अगर किसी भी पेशेंट का बीपी फॉल किया, बीपी गिरा, सो एल्डोस्टेरॉन जो है रिलीज हो जाता है, मिनरल, बिकॉज मिनरलोकॉर्टिकॉइड इट रिटेन्स मिनरल, विच मिनरल, सोडियम। तो सोडियम को रिटेन करेगा, सोडियम के साथ साथ वाटर जाएगा, ब्लड में जाएगा, एंड ब्लड प्रेशर मेंटेनेंस में मदद करता है एल्डोस्टेरॉन। मिनरल्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड का मतलब है ये मिनरल्स के लिए, सो इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर करता है, ठीक है। नो एंडोजेनिक सेक्स स्टेरॉइड, आपको बताया था कि एंडोजेनिक सेक्स स्टेरॉइड्स कहां से निकल रहे हैं, वो आपके जोना रेटिकुलरिस से निकल रहे हैं, एंड दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर जो सेकेंडरी सेक्सुअल एक्सियल हेयर्स, प्यूबिक हेयर्स, मोस्टैच, बियर्ड, हेवी वॉइस, ये सब डेवलपमेंट जो है एंडोजेनिक सेक्स स्टेरॉइड्स करते हैं, ठीक है, जो कहां से निकल रहे हैं, एड्रीनल कॉर्टेक्स। तो फिर से आप एक रिकैपिचुलेट कर लीजिए कि एड्रीनल ग्लैंड इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड विच इज लोकेटेड एट द सुपीरियर पोल ऑफ द किडनी। दे आर 2 इन नंबर बिकॉज दे आर 2 किडनीज, हर किडनी के ऊपर की तरफ में होते हैं, एंड ये जो होते हैं बेसिकली it has an outer part called cortex, inner part called medulla. Medulla secretes 2 hormones, epinephrine, norepinephrine. Together they are known as catecholamines. Catecholamines are the emergency hormones. Flight और fear situation में देखे जाते हैं, उनके कई एक्शंस हैं, पाइलोइरेक्शन, रोंगटे खड़े हो जाना, स्वेटिंग। एक डरे हुए इंसान के जितने भी बॉडी में एक्टिविटीज है वो सब आप समझ लीजिए इसमें होती है। मिड्रियासिस, प्यूपिल बिल्कुल डायलेट कर जाएंगी, ठीक है, हार्ट की रेट बढ़ जाएगी, हार्ट की पंपिंग एंड फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ जाएगा, ठीक है। साथ साथ में ग्लूकोज अवेलेबल कराने के लिए वो ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करने लगेगा, ठीक है, एंड प्रोटीन का ब्रेकडाउन करने लगेगा, फैट का ब्रेकडाउन करने लगेगा, ताकि ग्लूकोज हमें ज्यादा मिले। तो ये क्या क्या हुआ, ग्लाइकोजिनोलिसिस, प्रोटियोलिसिस, लाइपोलिसिस, ये काम कर रहा था। फ्लाइट और फियर हार्मोन्स या इमरजेंसी हार्मोन्स, एपिनेफ्रिन एंड नॉरेपिनेफ्रिन, विच आर together known as catecholamines, and they are secreted by the medulla of the adrenal gland, adrenal medulla secreta. Now, adrenal cortex is the outer part which has 3 layers. The outermost is zona glomerulosa, which secretes mineralocorticoids. Aldosterone is one example. Where does it act? आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया कि एल्डोस्टेरॉन, आपसे ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है एग्जाम्स में, एल्डोस्टेरॉन एल्डो इसका टारगेट ऑर्गन या टारगेट टिश्यू कहाँ है, टारगेट टिश्यू मतलब ये कहाँ काम करेगी, एल्डोस्टेरॉन कहाँ काम करेगा। तो आपने देखा ये ट्यूब्यूल पे, रीनल ट्यूब्यूल, डिस्टल ट्यूब्यूल, रीनल ट्यूब्यूल में जाके ये सोडियम एंड वाटर को लेके कहाँ डाल रही है, ब्लड के अंदर।
तो हमारे ब्लड में क्या हो गया, ज्यादा सोडियम हो गया, ज्यादा पानी हो गया, बीपी जो कम हो रहा था बीपी बढ़ जाएगा। ठीक है, ये हो गया mineralocorticoid, that is zona glomerulosa and example is aldosterone. नाउ आपको जोना फैसिकुलाटा का बताया। कॉर्टिकॉइड्स बेसिकली हार्मोन है, चूंकि वो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म पे ज्यादा असर डालते हैं इसलिए हमें उन्हें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स भी बोलते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का एक टिपिकल एग्जांपल कॉर्टिसोल होता है। कॉर्टिसोल जिसको यूजुअल टर्म में, कॉमन टर्म में हम लोग स्टेरॉइड्स बोलते हैं, वो बेसिकली कॉर्टिसोल ही होता है। कॉर्टिसोल क्या होता है, दे आर वेरी पोटेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी, याद रखिएगा। तो कॉर्टिसोल का बहुत इंपॉर्टेंट एक्शन है एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड दे डिक्रीज द इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी, ये याद रखिएगा। एंड बाकी जो मेटाबॉलिज्म है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड चूंकि स्टेरॉइड उस पर है, तो ये ग्लूकोज के लिए क्या करते हैं, ये आपने देख ही लिया है कि ये ग्लूकोनियोजेनेसिस करेंगे, लाइपोलिसिस करेंगे, प्रोटियोलिसिस करेंगे, यानी प्रोटीन ब्रेकडाउन को बढ़ाते हैं, ठीक, प्रोटियोलिसिस, एंड साथ साथ में प्रोटीन के यूटिलाइजेशन को कम करते हैं, एसिमिलेशन। अमाइनो एसिड जो है सेल के अंदर नहीं लेंगे तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी, एंड दैट इज व्हाई दे आर कैटाबॉलिक इन नेचर। इसको पढ़ लीजिएगा, कोई समस्या होगी पूछ लीजिएगा। Now pancreas. You know, pancreas is a composite gland as it has two parts, an exocrine as well as an endocrine part. This is very important. आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सी ग्लैंड है जिसमें एक्सोक्राइन पार्ट एंड एंडोक्राइन पार्ट दोनों है। पैनक्रियास। जो एंडोक्राइन पार्ट होता है उसको हम आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस 1 to 2 मिलियन इन नंबर में होते हैं। टोटल नंबर इनका कितना होता है, एंड ये पूरे पैनक्रियास का कितना बनाते हैं, सिर्फ 1 to 2% ऑफ द होल पैनक्रियास। नौ ये आइलेट्स, अब यूं पैनक्रियास का स्ट्रक्चर आप देखिए तो यूं होता है, कुछ पैनक्रियास यूं होता है, ये हेड है, बॉडी, हर एक टेल होती है। दिस इज योर पैनक्रियास, दिस इज योर पैनक्रियास। इसमें जो है तो आपने देखा कि 1 to 2% यानी कहीं कहीं ये आइलेट्स है। आइलेट्स को आइलैंड समझ लीजिए, ये सेल का है। ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बोले जाते हैं और यही एंडोक्राइन पार्ट है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स द एंडोक्राइन पार्ट ऑफ द पैनक्रियास, आइलेट्स। नाउ इन आइलेट्स में दो होती हैं, अल्फा एंड बीटा सेल। ठीक है, अल्फा सेल बनाती है ग्लूकागॉन और बीटा बनाती है इंसुलिन। क्लियर क्लियर, ये मैं अभी आपको एंडोक्राइन पार्ट पढ़ा रहा हूं। सो द पैनक्रियास इज बोथ एन एक्सोक्राइन यानी जो हार्मोन नहीं बनाने वाला पार्ट है वो, एन एंडोक्राइन यानी हार्मोन बनाने वाला पार्ट है। तो हार्मोन बनाने वाला पार्ट कौन बनाता है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है, वहां पे वही एंडोक्राइन पार्ट है। सो दिस इज द एंडोक्राइन पार्ट ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस एंड दे आर टोटल नंबर क्या, 1 to 2 मिलियन, 10 to 20 lakhs in number, and they form only 1 to 2% of the total pancreas. There are two types of cells, alpha and beta in the islets. पैनक्रियास की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आइलेट्स में बता रहा हूँ, अल्फा सेल और बीटा मिलती हैं। अल्फा सेल्स फॉर्म ग्लूकागॉन एंड बीटा सेल्स फॉर्म इंसुलिन। नाउ बोथ आर पेप्टाइड हार्मोन्स, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, दे आर पेप्टाइड हार्मोन्स एंड टारगेट ऑर्गन ऑफ ग्लूकागॉन इज लिवर। दिस इज इंपॉर्टेंट। अब ये देखिएगा, ये लीवर में जाके काम करता है, लीवर, ये याद कर लीजिएगा। यानी ग्लूकागॉन जब यहां से निकला तो ये ग्लूकागॉन एक्ट कहां करेगा, ये आपका मान लीजिए लीवर है, लीवर समथिंग लाइक दिस, लीवर कुछ कुछ यूं होता है, ये लीवर पे जाएगा, यहाँ हेपेटोसाइट्स होंगे, ये लीवर सेल्स हैं, इनके ऊपर काम करता है। क्या करता है, सो ग्लूकागॉन का टारगेट ऑर्गन कौन हुआ, लीवर, ये ध्यान रखिएगा। एंड इट इज हाइपरग्लाइसेमिक, तो ये याद रखिएगा, ग्लूकागॉन इज हाइपरग्लाइसेमिक। मतलब क्या हुआ इसका, इट इंक्रीजेज द ब्लड शुगर लेवल। हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन होता है यानी इट इंक्रीजेज ब्लड शुगर।
कैसे, लीवर पे कैसे करता है? इट इंक्रीजेज, ये देखिए ये एक्शन है, ग्लाइकोजेनोलिसिस, यानी ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन किया ग्लूकोज में, तो ग्लूकोज कहाँ गई? ब्लड में आई ना, बढ़ गई। इंक्रीजेज ग्लूकोनियोजेनेसिस, अगेन ग्लूकागॉन भी वही करता है, फैट्स एंड लिपिड्स, सॉरी प्रोटीन्स, जो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से क्या बनाता है? ग्लूकोज, ग्लूकोज बढ़ गई। एंड जो सेल है, कोई भी ग्लूकोज, ये सेल है तो इसमें ये ग्लूकोज लेती है, सेल ग्लूकोज को लेगी, ये इसको रोक दिया। ये ब्लड है, ब्लड से ग्लूकोज सेल टेकअप करती है, लेकिन ब्लड से ग्लूकोज टेकअप करने को रोक दे रहा है, तो क्या होगा? ब्लड में ग्लूकोज बढ़ जाएगी, ग्लूकोज बढ़ जाएगी। तो इन तीन तरीके से ये आपको ये होता है। आप जानते हैं लीवर में, जैसे ये मैं बता रहा था, ये जैसे लीवर है आपका, तो लीवर के सेल के अंदर क्या होता है? ग्लूकोज जो है यूज जाता है, ग्लूकोज जा रहा है और सेल के अंदर क्या बन जाता है? ग्लाइकोजन लीवर में, तो इसको रोक देता है ये ग्लूकागॉन। सो ब्लड ग्लूकोज क्या होगी? बढ़ जाएगी। सो दिस इज हाउ इट इंक्रीजेज द ब्लड शुगर लेवल। ये तीन तरीके से, इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से और ये याद कर लीजिएगा कि ग्लूकागॉन इज हाइपरग्लाइसेमिक, हाइपर मीन्स ज्यादा, ग्लाइसिम मतलब ब्लड शुगर, सो हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है विच इंक्रीजेज द ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय फॉलोइंग मीन्स। ये एक बार पढ़ के समझ लीजिएगा, ठीक। नो इंसुलिन, नो द टारगेट ऑर्गन्स फॉर इंसुलिन, इंसुलिन के लिए टारगेट आपने ग्लूकागॉन का देखा, वो हिपैटोसाइट्स था, और इंसुलिन दो जगह काम करता है, एक हिपैटोसाइट्स पे और एक एडिपो यानी फैट सेल्स, एडिपो मींस फैट सेल्स। सो टारगेट टिश्यूज फॉर इंसुलिन, हिपैटोसाइट मतलब लीवर सेल, हिपैटोसाइट क्या होती है? लीवर की जो सेल है, लीवर सेल को हिपैटोसाइट बोलते हैं, एंड फैट सेल, ये दो जगह काम करती है। एंड इंसुलिन इज ए हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन, ये इट इज ए हाइपोग्लाइसेमिक मतलब इट लोअर्स द ब्लड शुगर, जबकि ग्लूकागॉन आपने क्या देखा था? हाइपरग्लाइसेमिक था, वो ब्लड शुगर बढ़ा रहा था, बट इंसुलिन ब्लड शुगर कम करता है। एंड कैसे कम करता है? ये देखिए आप, ग्लाइकोजेनेसिस करता है, यानी ग्लूकोज को ले लेती है जो सेल है और ग्लाइकोजन में लीवर बदल देता है। आपने देखा जैसे ये लीवर था, सो ये ब्लड था, ब्लड से इसमें ग्लूकोज जा रहा था, ग्लूकागॉन इसको रोक देता है, तो ये ब्लड ग्लूकोज बढ़ जाती है, और इंसुलिन इसको प्रमोट करता है, ज्यादा बेचता है, और यहाँ ग्लाइकोजन बन जाता है, तो ये इंसुलिन कर रहा है, ठीक। सो इंसुलिन प्रमोट्स conversion of glucose into glycogen, and that is how it decreases glucose, blood glucose level. So it is hypoglycemic hormone, but glucagon is hyperglycemic hormone. Diabetes mellitus, you know what is diabetes? It's a disease caused due to deficiency of insulin. अगर हमारे शरीर में इंसुलिन कम बनेगा तो क्या होगा? ब्लड शुगर ज्यादा हो जाएगी, ब्लड शुगर जब ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा? यूरिन में शुगर आने लगेगी। नॉर्मली यूरिन में कोई शुगर नहीं आती, डायबिटीज में यूरिन में शुगर आने लगेगी, एंड जो मेटाबॉलिक चेंजेस होंगे, बहुत ज्यादा शुगर हो जाएगी तो हमारे ब्लड में कीटोन बॉडीज बनने लगते हैं, जिसमें हम बेहोश हो जाएंगे एंड एडमिट होना पड़ता है, डायबिटिक कोमा बोलते हैं। सो डायबिटीज मेलाइटस याद रखिए कि इट इज ए डिजीज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन इज ए हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। जब ये हार्मोन है ही नहीं है हमारे शरीर में, कम मात्रा में मिला है, तो ब्लड शुगर विल इंक्रीज, एंड ब्लड शुगर जब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है देन इट स्टार्ट्स कमिंग इन द यूरिन में आने लगेगी, एंड बॉडी में तब तमाम टॉक्सिक प्रोडक्ट्स, कीटोन बॉडीज बनने लगेंगी। ओके, क्लियर। नॉट टेस्टिस, टेस्टिस जो होते हैं दे आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये प्राइमरी, क्योंकि हमारे बॉडी में जब आप पढ़ेंगे जेनेटिलिया पढ़ेंगे तो टेस्टिस, वास डिफरेंस, एपिडाइडमिस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट, यूरेथ्रा, दे हैव सो मेनी थिंग्स। मेन सेक्स ऑर्गन्स कौन है? जो हमारे मेल फर्टाइल स्ट्रक्चर, ये स्पर्म्स का फॉर्मेशन कहाँ होता है, उसी को मेल मेन सेक्स ऑर्गन बोलेंगे, दैट अकर्स इन टेस्टिस। सो इट इज कॉल्ड
प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। पूछा जाए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहाँ है, क्योंकि मेल्स में जो उनका गैमीट होता है वो फॉर्मेशन यानी स्पर्म्स वो कहाँ बनते हैं, टेस्टिस में। तो दे आर मेन सेक्स ऑर्गन्स एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये हार्मोन भी बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ दो चीजें होती हैं, एक चीज होती है कि ये स्पर्म का फॉर्मेशन भी हो रहा है और एंडोक्राइन ग्लैंड। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स कैसे हैं, अगर आप टेस्टिस को यूं देखें, यूं टेस्टिस है मान लीजिए, हम इसका क्रॉस सेक्शन काट देते हैं, तो टेस्टिस हमें यूं दिखाई पड़ेगा एंड इट हैज मेनी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये क्या कहलाती हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और भी होती है इस तरह, और इनके बीच में क्या होता है, वो स्ट्रोमा होता है, ठीक है। इनके बीच में ये सब क्या है, ये स्ट्रोमा है। व्हाट इज दिस, स्ट्रोमा, ठीक है। अब आप ध्यान से सुनिएगा, ये समझिएगा कि दिस इज इंपॉर्टेंट। सो ये आपने देखा कि टेस्टिस का ये स्ट्रक्चर था, हाँ, और इसमें ये जो थे आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल थे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ये हो गया, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हो गए, ये बीच में स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में कई सेल्स होती हैं। इंटरस्टिशियम क्या होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में स्ट्रोमा है उसी, ये सेल्स को कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लेडिक। इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लेडिक, एंड दीज सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स, ये सेल्स जो होती हैं ये बनाती हैं हार्मोन एंडोजेंस। And androgens are male sex organs, hormones. Male sex. Males are different from females because of this hormone. So ये मेल सेक्स हार्मोन, अगर किसी को बोला है एंड्रोजन, ये एंड्रोजन का उदाहरण कौन सा होता है, इसका नाम क्या है, कई होते हैं, मेन कौन होता है, टेस्टोस्टेरोन। ये याद रख लीजिएगा। So testosterone is produced by interstitial, not by the seminiferous tubule. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होती हैं, ये जो होती हैं, ये क्या बनाती हैं, ये स्पर्म्स बनाती हैं। So seminiferous tubules form sperms and the stroma, I mean the tissue, the cells between these tubules are called interstitial cells of Leydig and they form the heart. You should be very very clear. Testis में endocrine part कौन सा है? Is it seminiferous tubule? No, because seminiferous tubule doesn't produce hormones. It forms sperms. But the interstitium or the stroma, which contains the interstitial cells of Leydig, they form the androgens or the male sex hormones, and testosterone is the main male sex hormone. ठीक है, और भी होते हैं छोटे मोटे, लेकिन उनकी जरूरत नहीं है आपको याद करने की। आप ये देखिए, इज इट क्लियर? और व्हाट डज टेस्टोस्टेरोन डू? टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, आप देखिए, अभी मैंने बताया, अगर आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर जो होता है, इसमें बहुत सी चीजें होती हैं जो एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। अब इसका डायग्राम यहाँ नहीं, ये मेल एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स लाइक
epididymis, vas deferens, seminal vesicle, prostate, urethra, ये सब जो है दे आर नॉट मेन सेक्स ऑर्गन्स ऑफ ए मेल, बिकॉज ये एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स, दे सपोर्ट इन, बट मेन सेक्स ऑर्गन्स कौन सा है? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, टेस्टिस। सो टेस्टोस्टेरोन क्या करता है? जो एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स है उनके भी डेवलपमेंट में मदद करता है, बिकॉज ठीक है। नाउ लिबिडो इज सेक्स, आई मीन डिजायर टू हैव सेक्स, दैट इज कॉल्ड लिबिडो, ये बढ़ाता है। एंड इफ अ मेल डिजायर्स टू हैव सेक्स विद ए फीमेल, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ टेस्टोस्टेरोन। अगर टेस्टोस्टेरोन की कमी हो जाएगी हमारे शरीर में तो लिबिडो याद कर लीजिएगा, डिजायर टू हैव सेक्स इज लिबिडो बेसिकली। स्पर्मेटोजेनेसिस, आपने देखा कि सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स थी और उनके बगल में स्टोमा, इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लेडिंग थी। इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लेडिंग ने टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनवाया और ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से स्पर्म प्रोडक्शन शुरू होता है, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन इज एन एनाबॉलिक स्टेरॉयड हार्मोन, आई मीन एनाबॉलिक हार्मोन, यानी बॉडी बिल्डिंग। इसका अगर देखेंगे एथलीट्स वगैरह में लोग लेते हैं इसको, एथलीट्स अपनी बॉडी बिल्डिंग, फॉर बॉडी बिल्डिंग इफेक्ट। बहुत से पेशेंट्स आते हैं मेरे पास, साहब मैं बहुत छीण हो गया हूँ, दुबला हो गया हूँ, अस्वस्थ हो गया हूँ ओल्ड एज में, तो उनको टेस्टोस्टेरोन एज एनाबॉलिक हार्मोन प्रिस्क्राइब किया जाता है ऑफ एंड ऑन, ओके। नाउ ओवरीज का स्ट्रक्चर आपको मालूम है? ओवरीज जो होती है, नो एक चीज और है कि टेस्टिस दे आर नॉट फाउंड इनसाइड द एब्डोमेन, दे आर फाउंड आउटसाइड द एब्डोमेन, ठीक है। क्यों? कोई प्रश्न का जवाब दे सकता है? क्या होता है टेस्टिस का? अगर ये आप देखिएगा, टेस्टिस आर फाउंड इन स्क्रोटम, दिस इज स्क्रोटम, आउटसाइड द एब्डोमेन, ये एब्डोमेन के खत्म हो गया है, देयर यू फाइंड टेस्टिस, ठीक। आउटसाइड द एब्डोमेन यानी एटमॉस्फेयर पे है, खुले हुए हैं, एक्सपोज्ड टू ए एटमॉस्फेयर। क्योंकि ये बॉडी का टेम्परेचर जो होता है दैट इज वेरी हाई, हमारे बॉडी का टेम्परेचर, उतने टेम्परेचर पे टेस्टिस डीजनरेट कर जाएगा। सो बाहर रहने के लिए इनको क्या होता है, कांटेक्ट इन दे आर एक्सपोज टू एयर, सो ये अपना टेम्परेचर लो होता है यहाँ, तो उस पर स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, अदरवाइज दी स्पर्म्स विल डाई एंड द टेस्टिस विल श्रिंक। नाउ ओवरीज का स्ट्रक्चर मैं आपको यहीं बता देता हूँ। ओवरीज देखिए, अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आप बनाते हैं तो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कुछ कुछ यूं होता है, ठीक है। दिस इज यूटेरस, दिस इज सर्विक्स, लोअर पार्ट आपको बोलते हैं, दिस इज फैलोपियन ट्यूब, जब पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नो, ये फिम्ब्रिएटेड एंड होता है, फिम्ब्रिएटेड एंड ऑफ द ट्यूब, एंड हियर लाइज द ओवरी, ठीक है। ये ओवरी है, ओवरी से ओवम शेड होता है, ठीक है। सो देयर आर ए पेयर ऑफ ओवरीज इन द फीमेल्स एंड दे आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, बिकॉज ये ओवरीज जो है यही बनाती हैं गैमीट्स, यहाँ से ही गैमीट ओवम बनता है, ओवम निकलता है और यहाँ चलता है, ठीक है। ओवम, दिस इज द गैमीट एंड गैमीट इज फॉर्म्ड इन द ओवरीज। सो ओवरीज आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। मेल्स में क्या था? टेस्टिस, बिकॉज टेस्टिस वर फॉर्मिंग द स्पर्म्स। जो गैमीट्स हमारा फॉर्मेशन जो होता है वो मेन सेक्स ऑर्गन बोलते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। सो गैमीट फॉर्मेशन फीमेल्स में कहाँ हो रहा है? ओवरी के अंदर हो रहा है, और मेल्स में कहाँ हो रहा था? टेस्टिस में, तो वो प्राइमरी सेक्स। बट ओवरीज ऑल्सो प्रोड्यूस, सो जैसे टेस्टिस था कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन प्लस एंडोक्राइन, वैसे सिमिलरली ओवरीज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन प्लस एंडोक्राइन, ठीक है।
Now the ovaries have many follicles. ओवरीज के अंदर क्या होते हैं, अगर हम एक ओवरी को यूं बनाते हैं, ये ओवरी मान लीजिए, एक ओवरी मान लीजिए, ओवरीज हैव मेनी फॉलिकल्स, ये तमाम फॉलिकल्स होते हैं इसमें। ठीक है, ये फॉलिकल्स जो होते हैं इवॉल्व करते हैं, डेवलप करते रहते हैं, ग्रो करते रहते हैं, बड़े होते रहते हैं। एक फॉलिकल उसमें से काफी, इनको ग्राफियन फॉलिकल्स भी बोलते हैं, ग्राफियन फॉलिकल्स। सो ओवरीज हैव फॉलिकल्स विच कीप ग्रोइंग इन साइज, डेवलपमेंट की प्रक्रिया में होते हैं, एंड उनमें से एक बड़ा होके, जिसको हम जब बोलते हैं मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, जब ये मैच्योर हो जाता है, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, ये बस्ट कर जाता है, ओवम इज शेड, और यहां से एग निकल आता है। ठीक है, ये एग जब निकल गया, ये एग कहां चला जाएगा, एग विल बी टेकन अप, यहां आपको बताया था मैंने, ये फिम्ब्रिएटेड एंड बताया था फैलोपियन ट्यूब का, एंड फैलोपियन ट्यूब यूं जा रही थी, ये एग यहां चला गया, यहां पे फिम्ब्रिया है, ये इसको सिलियरी मूवमेंट से इसको अपनी तरफ ले जाते हैं, ये ओवम शेड होता है। तो आप ये याद रखिए, दो तीन चीजें जानिए। व्हाट इज ओव्यूलेशन? ओव्यूलेशन जो होता है, जब ग्राफियन फॉलिकल, ये तमाम फॉलिकल्स हैं ओवरीज में, ओवरीज हैव मेनी फॉलिकल्स जो इवॉल्व करते हैं, ग्रो करते हैं, और उनमें से एक फॉलिकल रप्चर करके एक ओवम शेड करता है, और ये ओवम जो है, इट इज टेकन अप इनटू द फैलोपियन ट्यूब फॉर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के लिए फैलोपियन ट्यूब में चला गया। ठीक है, नो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन अगर हो जाता है तब क्या होगा, तब तो प्रेगनेंसी होगी। ठीक है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा, स्पर्म एंड ओवम मिलके जाइगोट बनाएंगे, जाइगोट यूट्रस में इम्प्लांट करके ग्रो करके फीटस बनेगा। नहीं हुआ तो ये, अगर मान लीजिए आपका ये जो था, ये ग्राफियन फॉलिकल था, और ये इसने ओवम, ये ग्राफियन फॉलिकल, ये चीज मैं बना रहा हूं, ये ओवम, ये चला गया, ओवम चला गया ऊपर। ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल ओव्यूलेशन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ओव्यूलेशन, यानी द शेडिंग ऑफ ओवम, ओवम का ग्राफियन फॉलिकल से निकलने को हम ओव्यूलेशन बोलते हैं। क्लियर है? ये महीने में, एवरी मंथ इट अकर्स इन ए फीमेल, ओव्यूलेशन एक बार फीमेल्स में एवरी मंथ होता है, जो उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसमें। नो इस ओव्यूलेशन, ओवम का दो फेट है, या तो ये अगर इसको स्पर्म मिल गया तब तो ये फर्टिलाइज करके प्रेगनेंसी बना देगा, नहीं मिला तो इट विल बी शेड, ये बाहर चला जाता है, जैसे पीरियड्स के साथ जो ब्लीडिंग होती है, बाहर शेडिंग हो गई, खत्म, प्रेगनेंसी नहीं हुई। और अगर ये फर्टिलाइज हो गया तो ये प्रेगनेंसी बन जाएगी। अगर ये फर्टिलाइज हो गया, मान लीजिए यहाँ इसको एक स्पर्म मिल गया, देन ये प्रेगनेंसी आएगी, और स्पर्म नहीं मिला तो ये शेड आउट हो जाता है, बाहर चला जाता है, बॉडी से बाहर चला जाता है, शेड आउट हो जाता है। ठीक है, सो ओव्यूलेशन का आप मतलब समझिए, अर्थ समझिए, फिर से मैं बता दे रहा हूं आपको, एक बार इसको क्लियरली आप समझ लीजिए कि ये होता है, दिस इज योर फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, दोनों तरफ का आपको समझाता हूं, जब प्रेगनेंसी कैसे होती है और कैसे। ठीक है, नौ, ये यूट्रस है। अभी आप देखिए, ये ओवम, यहाँ पे ये फॉलिकल्स थे, ये एक बड़ा होकर के ये ग्राफियन फॉलिकल था, और ये ओवम शेड किया इसने, ये ओवम यहाँ आ गया, ओवम चल रहा है, चलता जा रहा है, ओवम यहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा, इट डजंट फाइंड अ स्पर्म, स्पर्म नहीं मिलता तो ये बाहर चला जाए। पहली बात ये समझ लीजिए कि जो ओव्यूलेशन, इसको हम बोलते हैं ओव्यूलेशन,
व्हाट इज ओव्यूलेशन? शेडिंग ऑफ ओवम, शेडिंग मतलब निकलना, शेडिंग ऑफ ओवम फ्रॉम ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, दिस इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। ना ओवम जब रिलीज हुआ, इसके दो फेट एंड फ्यूचर हो सकता है, या तो इसको ये स्पर्म यहाँ पे, अगर इसको स्पर्म नहीं मिला, इसको यहाँ इसको स्पर्म मिल गया, ये देखिए, ये यहाँ से ये दूसरा केस बता रहा हूँ, उसी फीमेल में ये दोनों चीज़ें साथ में नहीं होती कि एक में मिल गया दूसरे में नहीं मिला, ऐसा नहीं होता। ये मैं एक पर्टिकुलर उदाहरण बता रहा हूँ कि अगर ऐसा हुआ और अगर ऐसा नहीं हुआ, ऐसा हुआ, तो इसलिए समझने के लिए, ऐसा नहीं है कि दोनों ओवरीज और ट्यूब्स में अलग अलग घटना हो रही है, यहाँ शेड हो रहा है और यहाँ फर्टिलाइज हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। ये मैं आपको दो केसेस बता रहा हूँ, एक ये उदाहरण मैंने दिया था, सॉरी ये वाला दिया था, अब ये दे रहा हूँ। इस केस में ये ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर करके इसने ओवम शेड किया, ये ओवम बढ़ा, यहाँ पहुंचा, एंड आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स द स्पर्म्स, ये स्पर्म्स है, ये ओवम मिल गया, क्या बन गया? जाइगोट। ये जाइगोट आके यहाँ इम्प्लांट करता है, देखिए ध्यान से, इम्प्लांट करता है जाइगोट, और इसी को कंसेप्शन बोलते हैं, एंड देन धीमे धीमे डेवलप करके ये फीटस में डेवलप हो जाता है, ठीक है, वो बाकी प्रक्रिया। गॉट इट? ओवरीज का था। सो ये चीज जो है आपकी, ये जो बनती है, आप इसको बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि मैंने जब बताया कि ये ग्राफियन फॉलिकल जो है आपका, ये ग्राफियन फॉलिकल से, ये ग्राफियन फॉलिकल था, इसने ओवम को शेड कर दिया। अब ये ग्राफियन फॉलिकल रप्चर करता है, जो कि फट फूट जाता है, बिल्कुल यूं हो जाता है, ओवम निकल गया, यही है ग्राफियन फॉलिकल। एंड व्हाट इज दिस? रेमनेंट्स। रेमनेंट्स मतलब क्या होता है? जो बचा खुचा, रेमनेंट्स ऑफ जेएफ, ग्राफियन फॉलिकल। देख रहे हैं, ये ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर करके बस्ट कर जाता है, एंड देन इट थ्रोज द ओवम आउट, और थ्रो करने के बाद ये जो इसका बचा खुचा हिस्सा जो है, ये रेमनेंट जो होता है, ये क्या बन जाता है? कॉर्पस लूटियम। लूटियम का मतलब होता है येलो, बेसिकली येलो, येलो कलर का स्ट्रक्चर, येलो, ठीक है। So graphene from marriage shed one ovum. The shedding of ovum is called ovulation. After ovulation, the remnants of the graphene fall into carpus luteum. Now अब आपको देखना है कि हार्मोन्स कौन कौन से प्रोड्यूस होते हैं। इतना क्लियर हो गया ओवरीज के बारे में, टेस्टिस के बारे में। नाउ यू जस्ट हैव टू रिमेंबर ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल्स। आपको बताया था मैंने कि जो ओवेरियन फॉलिकल्स हैं, दे आर इन द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, दे कीप ग्रोइंग इन साइज। अब जब ग्रो कर रहे हैं उस समय कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस कर रहे हैं? एस्ट्रोजन हार्मोन, ये दे प्रोड्यूस दिस हार्मोन, ठीक है, ये हार्मोन। तो एस्ट्रोजन इज प्रोड्यूस बाय द ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल्स। जब एक ग्राफियन फॉलिकल रप्चर करके बस्ट करके ओवम शेड कर देता है, एंड द रेमनेंट्स ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल बिकम कॉर्पस लूटियम। कॉर्पस लूटियम क्या बनाता है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। ये याद रखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। नाउ एस्ट्रोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। फीमेल्स की सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आप जानते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ब्रेस्ट डेवलपमेंट, फेमिनाइजेशन एंड लिबिडो। ये सारी की सारी चीजें कौन करता है? एस्ट्रोजन में। प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है? सपोर्ट्स प्रेगनेंसी। सपोर्ट्स प्रेगनेंसी का मतलब आपने समझा? अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो है यूट्रस में अगर प्रेगनेंसी आती है, तो ये जो जाइगोट है, ये यहाँ पे इम्प्लांट करता है, इसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन, और यही फिर बाद में ग्रो करके फीटस बनता है, ठीक है। इस प्रक्रिया को, प्रेगनेंसी को कौन सपोर्ट कर रहा है? हार्मोन, दैट इज प्रोजेस्टेरॉन। एंड प्रोजेस्टेरॉन का थोड़ा सा रोल इसमें भी होता है कि मिल्क सिक्रीशन करता है फ्रॉम द ब्रेस्ट। और मिल्क सिक्रीशन किसने किया था? ऑक्सीटोसिन ने। प्रोलैक्टिन,
सो कभी भी क्वेश्चन एग्जाम से पूछ सकता है कि विच हार्मोन्स आर रेस्पॉन्सिबल विथ एसोसिएटेड विथ प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन फीमेल्स। सो ये याद रखिएगा, ये इट इज बेसिकली प्रोलैक्टिन मेन हार्मोन होता है जो मिल्क प्रोडक्शन करता है, ऑक्सीटोसिन एंड प्रोजेस्टेरॉन, इसका काम सिर्फ मिल्क प्रोडक्शन है। तो अगर एक हार्मोन इन तीनों को अगर ऑप्शंस में दिया हुआ है कि मिल्क प्रोडक्शन में कौन सा सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, सो इट इज प्रोलैक्टिन, सेकेंड नंबर पे ऑक्सीटोसिन, थर्ड नंबर पे प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, एक और चीज आप याद रखिएगा, मैं आपको पहले बता चुका हूं, जस्ट टू रिवाइज द सब्जेक्ट। देखिए जितने टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन क्या है, मेल सेक्स हार्मोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन क्या है, दे आर बेसिकली फीमेल सेक्स हार्मोन्स। और ये सारे के सारे सेक्स हार्मोन्स यानी टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, दे आर स्टीरॉयड हार्मोन्स। आपको टाइप्स ऑफ हार्मोन्स मैंने बताया था। एंड स्टीरॉयड हार्मोन्स कैसे काम करते हैं, दे डोंट एक्ट, क्योंकि उनके रिसेप्टर्स कहाँ मिलते हैं, स्टीरॉयड रिसेप्टर्स, स्टीरॉयड हार्मोन्स के रिसेप्टर इनसाइड द न्यूक्लियस, सो दे डोंट एक्ट थ्रू सेकंड मैसेंजर, क्योंकि सेकंड मैसेंजर जो थे वो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर के लिए थे। तो इनके रिसेप्टर्स कहाँ मिलते हैं, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन के, दे आर फाउंड इन द न्यूक्लियस एंड दे alter the chromosome function or the gene function to achieve the desired response. Clear? Next. Now there are certain non-endocrine glands secreting hormones. This is very important from examination point of view, क्योंकि ये एग्जाम्स में आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सी नॉन एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये आप याद करिए। दे आर नॉट क्लासिफाइड एज एंडोक्राइन, हार्ट, किडनीज, ये तीन मेन है। ना हार्मोन फ्रॉम हार्ट, आपको हार्ट में मैंने बताया था, अगर आपको याद हो, मैंने आपको हार्ट में बताया था कि ये एट्रिया होता है और ये आपके वेंट्रिकल्स होते हैं, ऐसे होता है। ये एट्रियल वॉल है एट्रिया की, यानी हम पढ़ रहे हैं इस समय हार्मोन फ्रॉम द हार्ट। ये दे आर एट्रिया, दो एट्रिया होते हैं और ये दो वेंट्रिकल, ये वेंट्रिकल्स है, ये एट्रिया है। ये एट्रिया की वॉल, ये जो एट्रिया की वॉल है, ये सीक्रेट करती है एक हार्मोन जिसको हम बोलते हैं ANF, ये सीक्रेट करती है क्या, ANF, A फॉर एट्रिया, N फॉर नाट्रियूरेसिस, ध्यान से समझिए, नाट्रियूरेसिस, F stands for factor, so atrial natriuretic factor. Now natri means sodium ions and uresis मतलब in the urine, यानी सोडियम आयंस आर बीइंग लॉस्ट इन द यूरिन, यही हुआ मतलब। आप जानते हैं कहीं भी सोडियम का मूवमेंट होता है, सोडियम जहां भी कहीं मूव करता है, सोडियम के पीछे पीछे फॉलो करता है उसको वाटर। तो आपने देखा ये हमारा जो फैक्टर निकल रहा है ANF, जो निकल रहा है कहां से, एट्रियल वॉल से, ये क्या काम कर रहा है, नाट्री यानी सोडियम एंड यूरेसिस यानी सोडियम को वेस्ट फेंक रहा है यूरिन में। सो वी आर लूजिंग सोडियम इन द यूरिन एंड सिंस सोडियम का मूवमेंट इज ऑलवेज फॉलोड बाय वाटर, तो हम सोडियम और पानी दोनों ही दोनों यूरिन में जा रहा है, यूरिन में लॉस हो रहा है। और सोडियम और पानी क्या हमारा कंट्रोल करते हैं बॉडी में, ब्लड प्रेशर या ब्लड वॉल्यूम। ब्लड वॉल्यूम कितना होगा, अगर पानी कम हो डिहाइड्रेटेड हो जाएंगे, हमारा बीपी क्या होगा, बीपी, सो ब्लड वॉल्यूम भी कम हो जाएगा और ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा। क्लियर? सो आपसे ये प्रश्न पूछे, व्हाट इज ANF, व्हिच स्ट्रक्चर सीक्रेट्स नाट्रियूरेटिक फैक्टर, इट इज द एट्रियल वॉल। व्हाट इज इट्स मेन रोल, इसका मेन रोल क्या होता है, ये सोडियम एंड वाटर को लूज करता है पानी में एंड देयर बाई डिक्रीजेस द ब्लड वॉल्यूम एंड द ब्लड प्रेशर। सो कभी भी कोई पेशेंट का अगर ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, सो हमारी बॉडी में क्या होता है, ANF सीक्रेट होता है और वो सोडियम एंड वाटर को यूरिन में फेंक फेंक के हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर लेगा। ओके, इज इट क्लियर? हार्मोन ऑफ किडनी, ना अभी हम किडनी के बारे में आपको बता देते हैं। नो,
किडनीज जो होते हैं, ये किडनीज आपने देखा किडनी का स्ट्रक्चर यूं होता है थोड़ा बहुत, सॉरी, किडनी एक हार्मोन बनाता है जिसको हम बोलते हैं इरिथ्रोपोइटिन। इरिथ्रोपोइटिन। नो, आपने जब देखा था आरबीसी बन रही थी, आरबीसी सेल्स बन रही थी, ये आरबीसी इमेच्योर में पहले न्यूक्लियस होता है, फिर जब जाती है मैच्योर आरबीसी यूं होती है, यूं, नो न्यूक्लियस। सो आरबीसी मैच्योरेशन में इरिथ्रोपोइटिन काम करता है। आपने देखा अगर इरिथ्रोपोइटिन नहीं है हमारे पास, सो ये नहीं बनेगा, क्योंकि आरबीसी मैच्योर नहीं होंगी और हमें एडल्ट आरबीसीज नहीं मिलेंगे, इमेच्योर आरबीसीज मिलेंगी, ये डैमेज हो जाएंगी, पेशेंट को क्या हो जाएगा, एनीमिया, यानी हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा उसका। एनीमिया मतलब हीमोग्लोबिन कम हो जाने को एनीमिया बोलते हैं। सो इसीलिए किडनी के पेशेंट्स में बोल देगी, कभी भी कोई किडनी पेशेंट है, ही विल सफर फ्रॉम एनीमिया, यस, because kidneys जो है, they are not endocrine glands, kidneys are not classified as endocrine glands, but they produce a hormone that is called erythropoietin. Heart is not an endocrine gland, yet it produces a hormone called ANF. ANF के बारे में याद रखिए, simple, atrial natriuresis factor. Atrial means atrial wall, factor is factor, forget. Natri means sodium, uresis means urine. Sodium is being lost in urine and sodium is being followed by water. So sodium and water, they are going out in the urine, and ये दोनों जहाँ blood volume हमारा कम हो जाएगा, blood pressure कम हो जाएगा, and that is what when BP goes up, ANF will restore the BP to normal. ठीक है। Now kidneys के बारे में बताया, erythropoietin बताया। Now JG cells of the kidney produce. Now JG cells आपके उसमें मैं बता देता हूँ कि क्या है JG cells। नो किडनीज में आपको जब अगर आप नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे किडनीज का, तो आपको मैं शॉर्ट में समझा दे रहा हूं। ये जो एफरेंट आर्टीरियोल्स आते हैं, एक है और यहां से निकलता है एफरेंट, ऐसे, ये पतला चौड़ा होता है, ये पतला होता है, और यहां पे कैपिलरीज होती है जिनको हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। यहां पे जब देखेंगे एफरेंट और डीसीटी, दूसरे नेफ्रॉन का जो है, एक यहां पे डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आती है, जैसे डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डीसीटी, जहां ये एफरेंट आर्टीरियोल है, यानी जो ब्लड ले जा रहा है, और जो ये और एफरेंट, ये जो ला रहा है, ये एफरेंट बोलते हैं, लाने वाले को एफरेंट, ले जाने वाले को इफरेंट। जहां पे ये आ रहे, इन दोनों के जंक्शन पे एक स्पेशलाइज सेल होती है जिसको हम जेजी या जक्स्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस बोलते हैं, जक्स्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस, जेजी एपरेटस या जेजी सेल्स। ठीक है। तो ये आपसे अगर पूछ लेता है कि जेजी सेल्स कहाँ होती है, तो आप बता सकते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड एफरेंट के जक्स्टा मींस जंक्शन, इन दोनों के जंक्शन पे ये जो होता है, जिसको बोलते हैं जेजी सेल्स और जक्स्टा ग्लोमेरुलस, और यही ये हार्मोन बनाती है इरिथ्रोपोइटिन। ठीक है, इरिथ्रोपोइटिन पढ़ लिया। It is a peptide hormone and it causes maturation of the RBCs. If it is deficient, it will cause anemia. Clear? Now, hormones from the GI tract. Hormones from the GI tract. Now, there are three hormones which are secreted in the intestine or stomach. Gastrin, याद कर लीजिएगा, secretin,
ये सीक्रेटिन के बारे में बता चुका हूं. दिस वाज द फर्स्ट हार्मोन विच वाज डिस्कवर्ड, सीक्रेटिन. एंड थर्ड इज कोलिसिस्टोकाइन. दे आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, इनको याद करने की जरूरत नहीं है. ये 3 इंपॉर्टेंट है. गैस्ट्रिन. नाउ आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है गैस्ट्रिन कौन सीक्रेट करता है? सो स्टमक सीक्रेट करता है. और ये सीक्रेट होने के पश्चात ये हार्मोन क्या करता है? हमारे स्टमक में क्या होता है आपको मालूम है, बहुत स्ट्रॉन्ग हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जिसकी पीएच रफली 2.0. यू अंडरस्टैंड, pH 2 बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ. हमारे स्टमक में इतना ज्यादा एसिडिक HCl होता है विच इज सीक्रेटेड बाय द सेल्स. एंड किसके इन्फ्लुएंस में? ये गैस्ट्रिन हार्मोन, गैस्ट्रिन के इन्फ्लुएंस में ये हार्मोन सीक्रेट होता है, HCl. नाउ इसके सिवा एक चीज और है, एंजाइम पेप्सिन होता है, लेकिन पेप्सिन इज सीक्रेटेड एज पेप्सिनोजेन, और जो बाद में चेंज होके पेप्सिन बनता है. और पेप्सिन क्या करता है? जो प्रोटीन वगैरह हमारे बॉडी में आते हैं उनको डाइजेस्ट करता है, स्टमक. तो ये आपको इंपॉर्टेंट है. HCl इज सीक्रेटेड इन स्टमक, इंटेस्टाइन में नहीं, और पार्ट में नहीं. ड्यूडेनम दे दे, कोलन दे दे, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल, नहीं नहीं नहीं. HCl is secreted in the stomach. Pepsin is also secreted in the stomach. स्टमक समझ रहे हैं आप? जब जानते हैं, देखिए हर पार्ट को आप पेट, स्टमक ऐसे मत, मेडिकल एक मेडिकल कंपटीशन आप पढ़ रहे हैं तो ये देखिए जैसे ईसोफेगस. ईसोफेगस के बाद में एक जे शेप्ड स्ट्रक्चर यूं ऐसे होता है. आप समझ रहे हैं? दिस इज योर ईसोफेगस, जो फूड पाइप है जहां से खाना आ रहा है. दिस इज योर स्टमक. यहां पे स्टमक, याद करिए कौन सा हार्मोन निकाला इसने? गैस्ट्रिन. और गैस्ट्रिन ने क्या किया? यहां पे दिया HCl एंड पेप्सिन. ये सब के सब चीजें स्टमक. स्टमक जब खत्म हो जाता है उसके बाद क्या होता है? ये ड्यूडिनम होता है, ड्यूडिनम. एंड देन उसके बाद जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो होती है सब. ठीक है, इसी को पूरा GI ट्रैक बोलते हैं. नाउ सो ये आपका इंपॉर्टेंट है. गैस्ट्रिन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज गैस्ट्रिन इज सीक्रेटेड, हार्मोन सीक्रेटेड बाय अ नॉन एंडोक्राइन ग्लैंड. नाउ सीक्रेटिन, इट एक्ट्स ऑन द एक्सोक्राइन पैनक्रियास. आपको मैंने पैनक्रियास के बारे में बताया, ये याद मैं एक बार इंपॉर्टेंट चीज है पैनक्रियास का, फिर से एक बार आपको बताता हूँ. आपने पैनक्रियास अभी देखा था कि मैंने आपको बताया था, पैनक्रियास का स्ट्रक्चर अगर बनता है तो कुछ कुछ यूं बनेगा. ये इसका हेड होता है, बॉडी होती है, एंड देन इट हैज अ टेल. ठीक है, समथिंग पैनक्रियास लुक्स लाइक दिस. ये हेड, बॉडी एंड टेल होता है. पैनक्रियास हैज 2 पार्ट्स. मैंने आपको एक बताया था जो आइलेट्स बताए थे, आइलेट्स ऑफ लैंगर्स, वो क्या थे? वो तो एंडोक्राइन पार्ट. मैं अभी एंडोक्राइन पार्ट नहीं बता रहा हूँ बिकॉज पैनक्रियास इज अ कंपोजिट ग्लैंड. इट हैज डुअल ग्लैंड्स. वन इज एंडोक्राइन जो कि आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है, और दूसरा जो होता है देखिए ये यूं एक डक्ट आती है. ठीक, और ये डक्ट क्या करती है? अब इधर से अगर आप देखिएगा, अगर हम यहाँ पे, मैं रफ स्केच आपको बना दे रहा हूं, ये लिवर है. ठीक, सो लिवर से ये डक्ट निकलती है और यहाँ पे गॉल ब्लैडर होता है. ये कॉमन हेपेटिक डक्ट कहलाती है, दोनों डक्ट आके जुड़ी, और ये गॉल ब्लैडर की डक्ट जुड़ती है. देन इट इज कॉल्ड कॉमन बाइल डक्ट. कॉमन बाइल डक्ट इसके पीछे आती है, पैनक्रियाटिक डक्ट से खुलती है. और अगर यहाँ हम ड्यूडिनम बना देते हैं, दिस इज ड्यूडिनम, ये ड्यूडिनम के सेकेंड पार्ट. ठीक, दिस इज, ये याद रखिएगा. दिस इज व्हाट इज पैनक्रियाटिक डक्ट. नाउ अभी आपने देखा ये डक्ट आ गई, पैनक्रियाटिक डक्ट. तो डक्ट होती ही नहीं एंडोक्राइन में, यानी ये क्या ले जा रही है? इसके अंदर क्या जा रहा है? पैनक्रियाटिक जूस. पैनक्रियाटिक जूस जा रहा है जो कि पैनक्रियास की एक्सोक्राइन, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है साहब, वो पैनक्रियाटिक जूस बनाती है, और वो जूस इज ट्रांसपोर्टेड बाय दिस डक्ट.
एंड दिस डक्ट ज्वाइंस व्हाट, कॉमन बाइल डक्ट। इसको अगर इधर मत, ये कॉमन बाइल डक्ट है, इसका स्ट्रक्चर कभी हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले आपसे, मैं आपको इसलिए समझा दे रहा हूँ क्योंकि पहले के सिलेबस में ये सब पूछ लिया जाता था। ये आप ये देखिए, दिस, ये देखिए व्हाट इज दिस, CBD, कॉमन बाइल डक्ट। ये कहां से आ रही थी, लिवर से। और ये क्या है, पैनक्रियाटिक डक्ट, ये वाली, ये डक्ट है। और ये दोनों मिल करके एक चौड़ा सा पार्ट बना रही थी, और ये कहलाता है एम्पुला ऑफ वाटर। तो आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया कि एम्पुला ऑफ वाटर, फाटर कुछ लोग बोलते हैं इसको, तो कई तरह से, VATER, व्हाट इज एम्पुला ऑफ वाटर? So this is an enlargement formed by the common bile duct and the pancreatic duct। ये दोनों डक्ट मिलके थोड़ा सा डायलेटेड पार्ट बनाती हैं जिसको एम्पुला ऑफ वाटर बोलते हैं। एंड ये खुलता है, कहाँ खुलता है ये ध्यान रखिए। वेयर डज इट ओपन? इट ओपन्स इन सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम, D2 बोलते हैं हम उसको, D2, बिकॉज ड्यूडिनम के 3 पार्ट्स। सो दिस इज नथिंग बट सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम। ड्यूडिनम इज ए C शेप्ड स्ट्रक्चर, आप जानते हैं। ड्यूडिनम यूं होता है, यूं होता है, यूं होता है। ये फर्स्ट पार्ट कहलाता है, सेकेंड पार्ट कहलाता है, थर्ड पार्ट। तो ये सेकेंड पार्ट में खुलती है ड्यूडिनम के, सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम, ड्यूडिनम में ये दोनों डक्ट, यानी कॉमन बाइल डक्ट यहां से क्या ले आ रही है, बाइल ले आ रही है। पैनक्रियाटिक डक्ट क्या ले आ रही है, पैनक्रियाटिक जूस ला रही है। और बाइल और पैनक्रियाटिक जूस दोनों खुल आते हैं एम्पुला ऑफ वाटर में, और इससे ये यहाँ पे आके ड्यूडिनम के सेकेंड पार्ट में खुल जाते हैं। ना जहां खुलते हैं वहां पे एक वाल्व होता है या स्फिंक्टर होता है, एंड दैट स्फिंक्टर इज नोन एज स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। ठीक, in this manner you have come to know that pancreas has a duct also। अब आप कहेंगे कि ये तो एंडोक्राइन ग्लैंड थी। ओके, ये एंडोक्राइन ग्लैंड को हार्मोन को नहीं ले जाने के लिए है, ये पैनक्रियाटिक जूस के लिए। हार्मोन जो है वो तो सीधे ही ब्लड में जाना है, बिकॉज हार्मोन्स आर नॉट ट्रांसपोर्टेड बाय द डक्ट्स, बट पैनक्रियास हैज अ डक्ट कॉल्ड पैनक्रियाटिक डक्ट व्हिच इज ट्रांसपोर्टिंग द पैनक्रियाटिक जूस। एंड पैनक्रियाटिक जूस कौन बना रहा है, एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ द पैनक्रियास बना रहा है, एंडोक्राइन पार्ट नहीं बना रहा है। आई होप आई एम क्लियर, ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सो there are certain non-endocrine structures in the body which form hormones। हार्ट का बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे इट मे बी आस्क्ड which hormone is produced by heart, ANF, and that's all, no second hormone। which hormone is produced by the kidneys? Then answer is erythropoietin। which part of kidney forms the hormone? It is JG cells, juxtaglomerular cell। What is juxtaglomerular? जहां पे भी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और एफरेंट आर्टीरियोल प्रॉक्सिमिटी में, कांटेक्ट में है, वहां पे सेल्स को हम जेजी सेल्स बोलते हैं, और ये जेजी सेल्स हमारे एरिथ्रोपोइटिन बनाते हैं। ठीक है, नाउ जीआई ट्रैक्ट में आपको बता दिया कि स्टमक को ध्यान रखिएगा, ड्यूडेनम को ध्यान रखिएगा, पैनक्रियास को ध्यान, सब स्ट्रक्चर्स अलग हैं, सब कंफ्यूज मत किया करिए, मिलाया मत करिए पेट पेट पेट, नहीं। स्टमक इज स्टमक, इसोफेगस इज इसोफेगस, ड्यूडेनम इज ड्यूडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन, जेजुनम, इलियम वो अलग चीज है। तो स्टमक में देयर आर ग्लैंड्स व्हिच प्रोड्यूस गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन इज द हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय स्टमक, एंड दिस causes release of HCl and pepsinogen which changes to pepsin। The active form is pepsin and it helps in digestion of proteins। okay, now I've told you about secretin and cholecystokinin। cholecystokinin basically जो है बाइल को गाल ब्लैडर, आपको बताया था ये गाल ब्लैडर है, गाल ब्लैडर को ये बाइल के फ्लो को थोड़ा सा बढ़ाता है। वेयर इज इट गॉन?
ये जो गाल ब्लैडर, ये देख रहे हैं गाल ब्लैडर, ये गाल ब्लैडर होता है लीवर के नीचे, इसमें गाल ब्लैडर है, गाल ब्लैडर में बाइल होता है, और ये बाइल जो है यहाँ से इस डक्ट से होते हुए, इस डक्ट से होते हुए सीबीडी में आता है, देन इसमें खुलता है, कोलिसिस्टोकाइनिन हेल्प्स इन सीक्रेशन होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है वेयर इज बाइल प्रोड्यूस्ड, बाइल इज प्रोड्यूस्ड, बाइल कहाँ बनता है हमारे बॉडी में, लोग तुरंत आप कह सकते हैं कि साहब गाल ब्लैडर। आंसर इज रॉन्ग, इट्स नॉट गॉल ब्लैडर। बाइल इज फॉर्म्ड इन द लिवर, ये ध्यान रखिए, बाइल इज फॉर्म्ड इन द लिवर, लिवर में बनता है, करेक्ट आंसर लिवर। एंड देन ये जैसे आपको बताता रहा हूं मैं, ये डायग्राम, ये लिवर है मान लीजिए, यहां गाल ब्लैडर होता है और यहां बाइल बनता है, बाइल इट गोज टू गाल ब्लैडर, गाल ब्लैडर में इट इज स्टोर्ड और यहाँ इसका कंसेंट्रेशन होता है, एंड देन यहाँ से डक्ट निकलती है, ठीक है, जो इधर से पैनक्रियाटिक डक्ट आती है, दोनों मिलकर के खुल के एम्पुल ऑफ वाटर स्फिंक्टर ऑफ ओडाई एंड सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में खुलते हैं, क्लियर। सो with this the chapter of hormone I believe comes to an end, and I have told you everything about the hormone. The most important part जो इसमें हार्मोन में होता है वो आप ध्यान रखिएगा कि टाइप्स ऑफ हार्मोन्स दे आर इम्पोर्टेंट, एंड स्टेरॉयड हार्मोन्स कौन है, पेप्टाइड हार्मोन्स कौन है, आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन्स कौन है। सो बाद में जो थोड़ा छूटा होगा उसको मैं देख करके कभी एक बार आदमी के जब सारे सिस्टम जो हमने पढ़ाए हैं एक बार उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो जब आपके एग्जाम्स वगैरह होने वाले होंगे उसके 1-2 महीना पहले उसमें सबको रिवाइज एंड रिकैपिचुलेट करने के लिए आई टेल यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स, क्योंकि अभी आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, एंड रिटेंटिविटी के लिए टू हैव अ गुड मेमोरी एंड टू मेक योर सेल्फ have a good memory and with a strong retentivity, it is always desirable that you keep practicing with rough sketches, keep on trying rough sketches, keep on labeling the diagrams, try to understand. I mean, a best in a student is one who teaches himself. आप अपने आप को जिस दिन पढ़ाइएगा सारी चीजें लेकर के, you teach yourself and then you are on top of the world. ये आदत डालिए, ऑडियो विजुअल, स्पीक, बोलने से, सुनने से, हियरिंग एंड विजुअल, पिक्चर्स देख देख के, डायग्राम बनाने से रिटेंटिविटी बढ़ती है, मेमोरी बढ़ती है। एक चीज को पढ़ करके छोड़ मत दीजिए, एक बार आपने कंसेप्ट समझ गए, याद हो गया, उसको एवरी वीक एक बार 5-10 मिनट आधी घंटा बैठ के रिवाइज जरूर करते रहिए। रिपीटेड रिविजन से क्या होता है, यू डेवलप अ गुड मेमोरी एंड गुड रिटेंटिविटी। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द डे, लेट्स कॉल इट अ डे. Next chapter is going to be on the muscles, and that is very very complicated. You know, muscles के जो structure है and muscles की contraction समझ पाना is really very very uphill task. It is an uphill task. बट मैं उसको देखता हूँ कि आपका 2-3 दिन के अंदर मैं मसल्स के ऊपर में आपका लोकोमोशन, मूवमेंट, लोकोमोशन, मसल का स्ट्रक्चर, हाउ डज अ मसल कॉन्ट्रैक्ट, द फंक्शनल यूनिट, सार्कोमियर, सार्कोलिमा एंड ऑल दोस थिंग्स. सो वो मैं 2-3 दिन में आपका नेक्स्ट वीडियो इज गोइंग टू कम ऑन movement, locomotion, muscles, structure, etc. etc. So okay, children, if you like this LK's NEET biology videos, kindly do like us, share us with your friends, and promote LK's NEET biology. That is all I can request you all. Thank you very much. We wish you all good luck. Thank you. हाँ?
क्या हो गया सारा? हेलो। खत्म क्यों नहीं हो रहा? ये क्यों हो गया?